अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा। एजाज़ सैयद बदस्तूर गायब हैं। आज उन्होंने मेरे से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि मैं आपको किसी लिंक पर ज्वाइन कर सकता हूं। आप लोगों का चूँकि काफ़ी इसरार था जी कि ये दूसरे टेलीविज़न चैनल्स पर आ रहे हैं लेकिन अपने शो पर नहीं आ रहे, तो मैंने जो है ना उनका मुतालबा या उनकी जो तजवीज़ है मैंने उसको मुस्तरद किया है। मैंने कहा जी कि आपने जब आना है तो इधर स्टूडियो में आके शो कीजिएगा। तो इनफैक्ट एजाज़ जो हैं वो अभी सफ़र ही कर रहे हैं और इस वजह से वो इधर नहीं है, तो वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। असल हकीकत ये है, बाकी कोई हमारी लड़ाई वगैरह नहीं है। हम अच्छे दोस्त हैं और बड़े पुराने दोस्त हैं, कोई इस तरह का कोई मामला नहीं है। लेकिन जो आज के टॉक शॉक में हम बात करेंगे दो इश्यूज़ पर है। एक ये है कि इमरान खान की गिरफ़्तारी के हवाले से कि जो पहले लाहौर में पंजाब इस्लामाबाद पुलिस गई और अभी आज एडिशनल सेशन जज के पास जिधर तोशाहाना का ट्रायल हो रहा है, तोशाहाना केस का, उधर पीटीआई ने एप्लीकेशन दी थी कि उनको बेल दी जाए। उस पर हम बात करेंगे। और दूसरा जो साकब निसार साहब हैं, जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा है जी कि मैंने इमरान खान को जुज़वी तौर पे सादिक और अमीन करार दिया है, कि मैंने कुल्ली तौर पे सादिक और अमीन करार नहीं दिया। जो उन्होंने जुज़वी तौर पे किया है हम उस पर भी बात करेंगे। तो बात शुरू करते हैं कि जो एडिशनल सेशन जज हैं, उनकी अदालत में आज पीटीआई ने एप्लीकेशन दी और उन्होंने कहा जी कि उनको ज़मानत दी जाए, और अदालत ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। यानी कि जो उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट की गिरफ़्तारी के वारंट जारी किए हुए हैं, वो अदालत ने अपना फ़ैसला बरकरार रखा। अब यह है कि 7 को उन्होंने अदालत में पेश होना है। अब वो किस हालत में पेश होंगे, हम ये सिनेरियो डिस्कस करते हैं। क्या उनको पंजाब इस्लामाबाद पुलिस जो है वो गिरफ़्तार करके पेश करेगी या इमरान खान ख़ुद पेश हो जाएंगे? दूसरा ये है कि उन पर लाहौर में भी केसेस हैं। अभी जो जब इस्लामाबाद पुलिस लाहौर लेने गई और उधर जो मामलात हुए, कोई गड़बड़ हुई, तो एक एफआईआर उधर भी हो गई है, तो लिहाजा लाहौर पुलिस जो है वो भी उनको गिरफ़्तार कर सकती है। दूसरा जो शिबली फराज साहब हैं, उन्होंने जो एक गलत बयान दिया कि इमरान खान घर पे मौजूद नहीं है, तो जो शिबली फराज साहब हैं उनके लिए भी एक फ़ौजदारी केस जो है वो तैयार पड़ा हुआ है। तो एक सिनेरियो ये है कि वो ख़ुद पेश हो जाएं और इस्लामाबाद पुलिस उनको कुछ ना कहे। दूसरा सिनेरियो ये है कि वो पेश नहीं होते और इस्लामाबाद पुलिस जो है वो 7 तारीख को उधर अदालत में जाके जज साहब को बता देती है अपनी रिपोर्ट जी कि हम इतवार के रोज़ लाहौर में गए थे खान साहब को गिरफ़्तार करने। खान साहब जो हैं उन्होंने भरपूर मज़ामत का मुजाहरा किया और अपने कारकुनान जो हैं उनको एज अ ढाल इस्तेमाल किया, और अदालत के हुक्म पर उन्होंने उससे सरकशी का रास्ता इख्तियार किया। तो वो अदालत को ये रिपोर्ट पेश कर दें और वो कहें जी कि अगर अदालत चाहती है तो हम उन्हें हर सूरत में नेक्स्ट हीयरिंग पर गिरफ़्तार करके आपके सामने पेश कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब के लिए उनको ये सोचना चाहिए कि ये मामला अब बड़ा संगीन हो गया है। अब वो वाले जज नहीं रहे कि जो हर दफ़ा ज़मानत मिल जाती थी। अब भी हर ज़मानतें तो मिल ही रही हैं, लेकिन कोई केस अटक भी जाता है दरमियान में, तो उन्हें गिरफ़्तारी दे देनी चाहिए। यानी कि जब ये एक चीज़ नागुज़ीर हो गई है तो आपको तो क्रेडिट लेना चाहिए, आओ मैनू गिरफ़्तार करो। आप जब इतने आपके बंदे जो हैं उनको आपने जेल भेज दिया, आपने कारकुनान को जेल भेज दिया, आप कह रहे थे कि एक नई तारीख रकम हो रही है, तो ख़ुद भी कोई तारीख रकम करें। और फिर यह है कि वो लोग जिनको आप भगोड़े कहते हैं, उन्होंने जो इस मामले में मिसालें पेश की हैं, मैं एक दो वो भी मिसालें देना चाहूँगा। कि जब आसफ़ अली ज़रदारी को गिरफ़्तार करने पुलिस आई तो उनके घर में आई, तो उन्होंने अपने बच्चों को यानी कि बच्चों को जो है रुखसत किया, या बच्चों ने उनको रुखसत किया, और उन्होंने अपने आप को पुलिस की तहवील में दे दिया कि आओ मुझे अरेस्ट करो, मैं इधर खड़ा हूँ, यानी कि ये आपकी ड्यूटी आप कर लो। बाकी जो है उनका मामला अदालतों में है, यानी बजाय इसके कि उन्होंने ये नहीं किया कि अदालतों को लान तान करने के। और इससे भी जो ज़्यादा एक डेयरिंग एक्ट था, या हालात ने कोई ऐसी एक पेचीदा और परेशान सूरत हाल क्रिएट की हुई थी, वो मियां नवाज शरीफ की थी कि उनकी जो बेगम है वो डेथ बेड पर थी, और इधर जो है अदालत, जो एहतसाब अदालत है, उसको बड़ी जल्दी थी कि हमने फ़ौरन केस का फ़ैसला सुनाना है, उनको सज़ा याफ्ता करार देना है और इलेक्शन से पहले पहले उनको जेल में फेंकना है। और जब ये मामला इधर हो गया, उनको उनका फ़ैसला सुनवा दिया गया, और वही हमारे लोग जो कि ये सारे काम कराने में इन्वॉल्व थे, जो कि उस टाइम की इस्टेब्लिशमेंट थी, इन्होंने उस टाइम
नवाज शरीफ से रब्ता भी किया और इन्होंने कहा जी कि कोई मसला नहीं, आप उधर ही रहें, यानी कि इधर उन पर ताकि मुखालफिन जो हैं वो लान तान करते रहें कि जी वो भाग गए हैं उधर, अब आ नहीं रहे वापस, और साथ ये केस का फ़ैसला भी सुनवा दिया। और बाकी उनको कहा जी नहीं कोई मसला नहीं, आप उधर रहें। उन्होंने कहा नहीं मैंने आना है, और वो अपनी बेटी के साथ आए। ये बात नाजरीन कहना बहुत आसान होती है, लेकिन जब आपका कोई बहुत करीबी अजीज़ इस हालत में हो, डेथ बेड पर हो, और ये एक बड़ा इमोशनल क्राइसिस होता है, तो वो आए, उन्होंने एक बड़ा एक मर्दानगी से एक दिलेराना अंदाज में अपने आप को पेश किया, ना सिर्फ अपने आप को, और उससे भी जो एक ज़्यादा दिलेराना फेल था, यानी कि अपनी मौजूदगी में उनकी बेटी, अपनी आंखों के सामने उनकी बेटी भी गिरफ़्तार हुई। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान जो हैं, इनके बारे में मेरी अक्सर वैसे दोस्तों से बात चलती रहती है। अक्सर लोग कहते हैं जी वो बड़े बुज़दिल हैं। मैं इस चीज़ पर लोगों से कंटेस्ट करता रहूं, और मैं हकीकतन बात कर रहा हूं, ये मैं कोई ऐसी कोई डायलॉग नहीं बोल रहा। मेरा ये ख्याल था कि ऐसी बात नहीं है, खान साहब जो हैं बड़े दिलेर आदमी हैं, और अगर खान साहब दिलेर आदमी नहीं है तो इधर फिर कोई दिलेर नहीं है। लेकिन जिस अंदाज में खान साहब अब पुलिस से भाग रहे हैं, ये बड़ी मायूस कुन हरकत है। मेरा ख्याल है कि खान साहब को अगर इधर ही काम बस कर दें तो बेहतर है, बजाय इसके कि कल इश्तिहारी हो जाएं और ज़मान पार्क जो है उधर से इनको कोई उठा के ले जाए और फिर जो है अदालतों के सामने पेश करे, तो ज़्यादा एक रसवाई होगी। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो ख़ुद पेश हो जाते हैं तो बेहतर है, और जिस वो मगरबी जमहूरियत की वो तबलीग करते हैं, कोई उस पर कोई ख़ुद भी अमल करके दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और ये अमल करने की बजाय उन्होंने, जब लाहौर में इस्लामाबाद पुलिस गई हुई थी, तो वो कुछ देर के बाद अंदर ज़मान पार्क में जेल बरो तहरीक के कारकुन जो उधर जेल से होकर आए थे उनको ख़िताब कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि मैं किसी अफराद या अदारे को नहीं मानता। भैया आप किसको मानते हैं? आप कौन सी जमहूरियत पर यकीन रखते हैं? यानी आपकी कोई बात की समझ नहीं लगती कि आप एक दिन एक बात करते हैं, दूसरे दिन कोई दूसरी बात करते हैं। तो खान साहब मेरे ख्याल गिरफ़्तारी दे दें। ये आपके जो कारकुनान हैं उनके लिए भी एक बड़ी एम्बेरसमेंट है, और ये आपके लिए भी कोई एक अच्छा आप रिकॉर्ड कायम नहीं कर रहे। तो एक तो ये बात ही। दूसरा ये है कि साकिब निसार साहब जो हैं उन्होंने कहा है जी कि मेरा जो व्हाट्सएप है वो हैक हो गया। अब मुझे इसमें यानी एक व्हाट्सएप हैक हो गया, और दूसरा उन्होंने ये कहा जी कि मैंने इमरान खान को जुज़वी तौर पे सादिक और अमीन करार दिया है। पहले व्हाट्सएप हैक की बात कर लें। व्हाट्सएप हैक करने से मुझे ये बात अब और ज़्यादा इस पर यकीन आना शुरू हो गया है, और हमने पिछले दिनों इस बारे में बात भी की थी कि उनकी कोई रिकॉर्डिंग है जिसमें वो कोई जज साहबान हैं उनको बता रहे हैं कि उनसे उनको कोई डिक्टेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐन मुमकिन है कि उन्हें ये डर हो कि वो कोई चीज़ इस तरह की मंजर आम पर ना आ जाए, या कोई और चीज़ जिसका तल्लुक उनसे फ़ोन से हो, वो कोई शायद मंजर आम पर आ रही हो। तो लिहाजा उन्होंने पहले उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए ये कह दिया जी कि मेरा जो व्हाट्सएप है ना वो हैक हो गया। अब हैक होना या ना होना ये अलग बात है। साकिब निसार साहब, अगर कोई चीज़ मंजर आम पर आएगी तो फिर कंटेंट की वरासती पर बात होगी, ये नहीं होगी कि हैकर कौन था, जो भी था। लेकिन यह है कि अगर आपने कोई सच छुपाया हुआ है जो कि एक पब्लिक इंटरेस्ट में है, वो चीज़ सामने आएगी तो फोकस ज़्यादा उसी पर चला जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने कहा है कि मैंने खान साहब को जुज़वी तौर पे सादिक और अमीन करार दिया था। मैंने ये नहीं कहा था कि वो हर फील्ड में जो है ना वो सादिक और अमीन है। अब मैं जो है उस पर बात करूँगा कि ये केस की बात हो रही है जो 2017 में कंक्लूड हुआ था, जो PMLN के MNA थे, साबिक MNA हनीफ अब्बासी साहब रावलपिंडी से, उन्होंने एक पिटीशन फ़ाइल की थी, और उस पिटीशन में उन्होंने जो खान साहब हैं और जहांगीर तरीन, इनके हवाले से थी कि इन्होंने अपने असासे छुपाए हैं। वो जहांगीर तरीन साहब जो है वो बैलेंसिंग एक्ट में डिस्क्वालीफाई हो गए, उनको नाअहल करार दे दिया गया, और ख़ान साहब जो हैं उनके सारे गुनाह माफ़ करके उनको सादिक और अमीन करार दे दिया गया। खान साहब के बारे में क्या इश्यूज़ थे मैं उस पर बात करूँगा। खान साहब पर एक इशू ये था कि फ़ॉरेन फंडिंग केस, उस टाइम भी फ़ॉरेन फंडिंग केस आया था। तो अकरम शेख साहब जो हैं बड़े जो हैं एक चोटी के वकील हैं, और उन्होंने जनरल मुशर्रफ का गद्दारी का केस में वो वकील थे, और उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। जो इमरान खान का ज़माना था उस टाइम भी उनके घर में कोई एक बज़ाहिर एक डकैती हुई, और जिसमें उनकी काफ़ी तज़लील की गई, और उनसे कई जो रिकॉर्ड की चीज़ें थीं, कोई उनका रिकॉर्ड था वो भी उठा कर ले गए। उनको बाद में भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हरासमेंट होती रही। तो अकरम शेख साहब जो हैं वो इस केस में भी वकील थे, हनीफ अब्बासी साहब के। तो तीन चीज़ें थीं। एक था फ़ॉरेन फंडिंग का। फ़ॉरेन फंडिंग में शेख साहब ने काफ़ी मवाद इकट्ठे किया हुआ था,
और जिसमें जो चीज़ें अभी इलेक्शन कमीशन के एक इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में बाहर आई हैं, जो कि जिसमें और दूसरे ममालिक के लोग जो हैं उन्होंने भी फंडिंग की है, ये चीज़ उन्होंने तब भी मसला उठाया था। और जो साकिब निसार साहब की क़यादत में जो बेंच था, उसकी क़यादत जो है साकिब निसार साहब कर रहे थे ऑब्वियसली, और दूसरे जो थे वो जस्टिस उमर अत्ताब बंदयाल थे जो कि अभी चीफ जस्टिस हैं, और तीसरे जो हैं वो फैसल अरब साहब थे, वो रिटायर हो गए हैं। तो इन्होंने कहा जी कि साकिब साहब ने जी कि ये देखें आप जो है ना 5 साल पुराना पीछे नहीं जा सकते, तो लिहाजा जिस जगह पर ये रिकॉर्ड आ रहा था यानी कि जिन सालों का, इन्होंने उनको इसमें से निकालने की कोशिश की। और दूसरा उन्होंने कहा जी कि ये हमारी ज्यूरिस्डिक्शन नहीं बनती है, इसको इलेक्शन कमीशन सुने। तो इस पे जो अकरम शेख साहब हैं, इनका मौक़िफ़ ये था जी कि ज्यूरिस्डिक्शन का इशू ये है कि ये चीज़ें तयशुदा हैं, ये साबित शुदा हैं, और ये रिकॉर्ड जो है हमने बाहर से मंगवाया है, और ये बाकायदा एक आइन में लिखा हुआ है कि आप जो है किसी फ़ॉरेन इंडिविजुअल या फ़ॉरेन कंपनी से कोई सियासी पार्टी को आप नहीं कर सकते, जो इन्हीं के फंडिंग नहीं कर सकते। और जो केस अंडर क्वेश्चन था वो ये नहीं था कि इस पार्टी को बैन किया जाए या इसको तहलील किया जाए। सवाल ये था कि जो इमरान खान हैं, उन्होंने जो अपने पार्टी के अकाउंट जमा कराए हैं, उसमें उन्होंने एक बयान हल्फी दिया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने जो इलेक्शन एक्ट है या जो पार्टी के हवाले से जो कवानीन है, मैंने उनकी कोई किसी किस्म की वायलेशन नहीं की। तो उन्होंने कहा जी कि मैं तो इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं बाकी केस को उसके कि मैं पार्टी के बारे में क्या होगा, मैं इस पर ये इलेक्शन कमीशन डील करेगा, ये एक फ़र्द की बात हो रही है। तो साकिब निसार साहब जो हैं उन्होंने को 5 साल का लगा के कि जी ये 5 साल पहले की चीज़ें हैं तो मैं इन पर बात नहीं करूँगा, वो इन्होंने निकाल दी। और बल्कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी कोई इस तरह की तजवीज़ देने की कोशिश की कि बेहतर है कि आप 5 साल से आगे ना जाएं। वो जो कि बाद में अकबर एस बाबर की जो पिटीशन थी उसमें वो आया, चीज़ें वो 2009 से लेके 2013 तक की थी। तो एक तो ये चीज़ आ गई, ये इन्होंने इस तरीके से इसमें सादक और अमीन जो करार दिया, वो ये चीज़ें इधर उधर करके किया। दूसरा चीज़ थी, दो और जो चीज़ें थी वो ये थी कि बनी गाला का घर था, और जो इनकी एक न्याजी सर्विसेज लिमिटेड थी। न्याजी सर्विसेज लिमिटेड ने जो इनकी एक ऑफशोर कंपनी थी, आपको याद होगा कि जब पनामा पेपर आए थे तो खान साहब ने एक ट्वीट किया था मशहूर ज़माना, उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास हराम का पैसा होता है, करप्शन का होता है, वो ये ऑफशोर कंपनीज़ बनाते हैं। तो जब ये न्याजी सर्विसेज लिमिटेड को एक्सप्लोर किया, हमारे कोलीग थे अहमद नूरानी जो कि फैक्ट फोकस सब चला रहे हैं, तो उन्होंने इसको एक्सप्लोर किया। तो जब वो चीज़ सामने आई, उन्होंने कहा कि ये तो मैंने अकाउंटेंट के कहने पे बनाई थी। भाई अकाउंटेंट दूसरों ने भी तो अकाउंटेंट के कहने पे बनाई थी, या फिर ये है कि आपका पैसा जो है वो भी इसी तरह का करप्शन का है जिस तरह का आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हालांकि ये नहीं है बात, ये असल में ना हम बड़ी एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं। मसला ये होता है कि ये चीज़ तय करना इन्वेस्टिगेशन में सामने आती है। बाज़ लोग जो है अपने कारोबारी एक ज़रूरतों के तहत भी बनाते हैं। हाँ, ये भी ज़रूर है कि बहुत सारे लोग टैक्स बचाने के लिए भी करते हैं, और जो है ऐसा भी है कि कोई किकबैक्स के लिए भी करते हैं। ये एक आस्पेक्ट है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसलिए करते हैं। तो खैर जो खान साहब हैं उन्होंने वो कंपनी ख़ुद पाकिस्तान में कभी डिक्लेयर नहीं की थी जब तक 2000 से पहले, यानी कि 1900 पाकिस्तान में जो अभी तक आने वाली कंपनी है, जो सबसे पुरानी कंपनी थी जो कायम हुई थी, वो इमरान खान की थी, 1983 में बनी थी। और 2000 में उन्होंने डिक्लेयर की थी। उस टाइम जनरल मुशर्रफ एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम लेकर आए थे, और आपको पता है कि खान साहब जो हैं वो टैक्स एमनेस्टी स्कीम के भी बड़े ख़िलाफ़ हैं, लेकिन वो ख़ुद उन्होंने उसमें अवेल की थी। लेकिन जब ये केस चल रहा था 2017 में, तो उन पर बात हुई थी कि ये 2013 तक ये कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस में रही है, या शायद 2015 तक रही है। तो उसमें जब ये इशू आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि नहीं, उन्होंने चूँकि वो उसमें डायरेक्टर नहीं थे तो लिहाजा उनको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर ये ऐसी बात थी तो खान साहब को एमनेस्टी में उस कंपनी को क्यों डिक्लेयर किया था अगर उनकी मलकियत नहीं थी? अगर उनकी मलकियत थी तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए था कि खान साहब अगर कोई बात तो उनका जो अपना इकरार है उसको ही तस्लीम कर लें, उन्होंने वो भी नहीं किया था। तो लिहाजा दूसरा ये केस था कि जिसमें उन्होंने कोई एक अपने अंदाज में उनको सादक और अमीन करार दे दिया। और तीसरी चीज़ ये थी कि जो बनी गाला में जो उसकी ज़मीन थी कि वो किस तरह आई, वो जुमाइमा, मैंने इनफैक्ट सबसे पहले स्टोरी की थी कि वो जुमाइमा को ने इनको गिफ्ट की थी, और एक इनका पावर ऑफ अटार्नी था कि जिसमें उसने लिखा था कि भाई ये मुझे उन्होंने एज अ बेनामी दी है, ठीक है, और मैं अभी वापस कर रही हूँ।
यानी कि जब उनकी तलाक होगी तो उसके बाद की बात है कि उन्होंने वापस कर रही हूँ। सैफुल्लाह न्याजी इनके उस टाइम सेक्रेटरी जनरल थे और उनके नाम पे उनको अपना उन्होंने अटारनी बनाया हुआ था जुमैमा ने। तो खान साहब जो हैं वो बेनामी जायदादों के बड़े ख़िलाफ़ हैं, लेकिन वो काम जो कि वो कहते रहते हैं वो ख़ुद भी करते रहते हैं। तो ये मामला जब आया और इसके अलावा जो कोई पैसों की लेन देन का मामला था जी कि जुमैमा से इतने पैसे लिए, वो किस तरह वापस हुए, वो फिर जिस अंदाज में हुए, अगर किसी और के हुए होते तो वो एक लतीफ़ा होते। मसलन ये है जी कि खान साहब ने कोई जुमैमा को पैसे देने हैं और जी वो राशिद खान दे रहे हैं। राशिद खान क्या कौन है जी? राशिद खान इनके कोई दोस्त हैं और वो जो हैं वो या जी जुमैमा ने को पैसे भिजवाने हैं तो जी वो जो है वो राशिद खान को भेज रही है। खान साहब डायरेक्ट क्यों नहीं अपने रिकॉर्ड में रखते चीज़ें, यानी कि वो दूसरों के ज़रिए क्यों मंगवा रहे हैं। लेकिन उस टाइम पर जो अहम चीज़ है वो ये है कि उस टाइम पर जितने भी इन्होंने मुख्तलिफ फ़ॉरेन बैंक्स के रिकॉर्ड जमा करवाए, उनमें से जिस जिस ब्रांच का रिकॉर्ड आया वो ब्रांच उस टाइम तक बंद हो चुकी थी। और ये भी नहीं था रिकॉर्ड में कहीं जिक्र कि खान साहब ने ये रिकॉर्ड जो है पुराना लिया हुआ है और उसकी कोई वेरिफिकेशन भी नहीं थी। अब सुप्रीम कोर्ट के अपने बाकायदा रूल्स हैं इस हवाले से कि जिसमें ये कहा जाता है कि आपने कोई वेरीफाइड डॉक्यूमेंट के बगैर वो एडमिट ही नहीं हो सकता, और जो साकिब निसार साहब हैं उन्होंने वो एडमिट किए। अच्छा, ये जब हियरिंग चल रही थी ना, मैं उस टाइम कुछ कोई इतना मैंने चीज़ों को नोट नहीं किया। बाद में मुझे किसी बंदे ने बताया, उसने कहा जी कि मैं एक दफ़ा किसी जज साहब के पास बैठा हुआ था और गालबन साकिब निसार साहब जो हैं उनका रेफरेंस था, उनके हवाले से बात हो रही थी। उन्होंने कहा जी कि वो किसी को फ़ोन पे बता रहे थे, यानी कि ये समात चल रही है और उस दौरान की बात है कि फ़ोन पर बता रहे थे कि ऐसा तो कह देता है कि तुसी डॉक्यूमेंट जमा करा दो और असी स्टैंप ला देने हैं, ठीक है। अब ये नहीं मुझे आइडिया कि मैंने ये उस बंदे ने मुझे नहीं बताया कि ये साकिब निसार साहब भी थे या कोई और था, लेकिन मैंने बाद में मुझे तजस्सुस ये हुआ कि अगर ये इन्हीं डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, वो जज साहब बेंच में थे या नहीं थे, हमें ये चेक तो करना चाहिए। तो मैंने वो बाद में अकरम शेख साहब के पास गया, उनसे सारा वो रिकॉर्ड मैंने निकलवाया और मैंने ख़ुद देखा कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो इन्होंने जमा करवाया था मुख्तलिफ बैंक्स का अपनी सपोर्ट में, वो उनमें से कोई भी तस्दीक शुदा नहीं था, किसी जगह से तस्दीक नहीं हुई। ब्रांचेस जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, लिहाजा ना तो ब्रांच है कोई कहने वाली और ना ही उसका कोई पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रही कि हमारे पास ये रिकॉर्ड था, हमने जमा कराया। तो मैंने अकरम शेख साहब से पूछा, मैंने कहा कि अकरम शेख साहब, आप ये अदालत में मामला नहीं उठाया कि ये किस तरीके से आपने इस तरह का गैर मुसद्दिका जो असनाद हैं उनकी बुनियाद पे, दस्तावेज़ात की बुनियाद पे आपने सादिक और अमीन करार दे दिया है। तो अकरम शेख साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी कि हम तो उस टाइम रिव्यू में गए थे, यानी कि एक नज़रसानी की एक अपील फ़ाइल की थी कि जनाब अपने फ़ैसले पे ज़रा नज़रसानी करें, गौर करें। लेकिन उन्हें ये बताया गया था, उन्होंने कहा था जी कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि ये जैली हैं, हम इनको असली तस्वर करते हैं, ठीक है। ये भी कोर्ट की हिस्ट्री में नई पहली दफ़ा हुआ। अदरवाइज़ ये है कि अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड ना हो तो उसको वो एडमिट ही नहीं करते। लेकिन खान साहब को ये भी राहत दी गई और ये वो 3 केसेस हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग केस जो है इसमें किस तरीके से उनको सादिक और अमीन अदालत ने करार दिया, और बाकी ये जो दूसरे 2 केसेस हैं जो एक बनी गाला का घर है और जो ये उनकी ऑफशोर कंपनी थी, इसमें मैंने अभी आपको जो तफसीलात बताई हैं कि ये वो जुज़वी सदाकत और अमानत जो इन्होंने साकिब निसार साहब ने देखी, वो भी इस अंदाज में देखी। तो नाजरीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम है और अपना फ़ीडबैक जो भी है आपका हमें दीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए, और कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमें ईमेल के ज़रिए ज़रूर शेयर करें talkshock777@gmail.com। तो अल्लाह हाफ़िज़।